नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में रिलीज हुई फ्रेंच पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम सर्वाइव है। इसके डायरेक्टर फ्रेडरिक जॉर्डन ने इस मूवी का कंसेप्ट कुछ इस तरह से रखा है कि शायद आपने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा हो। और अच्छी बात तो ये है कि ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जो एक बोट ट्रिप पर निकला है। जॉम, जूलिया और उसके बच्चे केसी और बेन। आज बेन का 13वां जन्मदिन है और उसे ही सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने इस ट्रिप को प्लान किया है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो जूलिया ने सोचा कि थोड़ी स्विमिंग कर लेती हूँ। वो बोट के पास आराम से तैरने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह देखती है कि बोट से वो काफी दूर जा चुकी है। अब वह घबराई हुई तैरते हुए बोट की तरफ लौटने की कोशिश करती है, लेकिन पानी उसे दूर धकेलता है। कुछ ही सेकंड में उसका पैनिक बढ़ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंच रही थी। टॉम और बेन बोट की दूसरी तरफ मछली पकड़ रहे थे और केसी यानी कि उसकी बेटी म्यूजिक सुन रही थी, इसलिए वह न तो कुछ देख पा रही थी और ना ही कुछ सुन पा रही थी। जब जूलिया की उम्मीद टूटने लगती है, अब उसे लगता है कि अब तो वो मरने ही वाली है, लेकिन तभी अचानक से टॉम को उसकी आवाज सुनाई देती है। तब उसे पता चलता है कि जूलिया बोट से दूर डूब रही है, इसलिए टॉम जल्दी से बोट को आगे बढ़ाता है और उसे रेस्क्यू करके वापस ले आता है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार में खौफ का माहौल बन जाता है। आखिर जूलिया ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती थी? लेकिन जूलिया का कहना था कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो लहरों में फंस गई थी और एक वक्त तो उसे यकीन हो चुका था कि वो नहीं बच पाएंगी। लेकिन इन सब हादसों के बाद भी सभी ने रात में मिलकर बेन का जन्मदिन मनाया। तभी केसी को उसके बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है। वो अकेले में जाकर उससे बात करने लगती है। केसी को उसके बॉयफ्रेंड एडम की काफी ज्यादा याद आ रही थी। बात करते करते हमें बैकग्राउंड में पता चलता है कि मौसम काफी ज्यादा खराब है। नेटवर्क का खराब होने के कारण उनकी वीडियो कॉल बीच में ही खत्म हो जाती है। आकाश में कई सारी बिजलियां कड़कने लगती है और एक तूफान आता है, जो कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। केसी एडम से ज्यादा पूछ नहीं पाती और कॉल कट जाती है। वो इस बात को टॉम को बताती है, लेकिन टॉम ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास भी कुछ अजीब सा हो रहा था। उसकी बोट के आसपास कई सारी व्हेल मछली आ चुकी थी, जो समुद्र की गहराई से ऊपर की तरफ आ रही थी। टॉम का मानना था कि व्हेल्स शायद मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रही है, लेकिन इस बार यह मानना उसके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। हर बार स्मार्टनेस काम नहीं आती। बस वही खेल टॉम के साथ आज होने वाला था। एक व्हेल ने बोट के नीचे से गुजरते हुए बोट को डैमेज कर दिया, जिस कारण से मजबूरन टॉम को पानी में उतरकर बोट की जांच करनी पड़ी। पानी में उतरते ही टॉम के कंधे पर एक कट लग जाता है। ऊपर आकर उसने बताया कि उसके पीछे कुछ बड़ी सी चीज थी, जिसे देखने के लिए जैसे वो मुड़ा, प्रोपेलर से टकराकर चोट लग गई। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये थी कि बोट का एक प्रोपेलर टूट चुका था और शाफ्ट बेंड हो चुकी थी। अगर इस हालत में बोट चलानी होती है तो बोट पूरी तरह से ठप हो जाएगी। अब मदद के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जूलिया ने टॉम के कटे हुए भाग पर टाके लगा दिए, लेकिन मदद बुलाने का काम असंभव हो चुका था, क्योंकि वहां पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे और ना ही कोई रेडियो पर रिस्पॉन्स मिल रहा था। टॉम ने सोचा कि अगर हम यहीं फंसे रहे तो हमारे पास 4 दिन का खाना है, लेकिन जूलिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि टॉम यहाँ पर फंसे रहने की बात कर रहा था। 13वां जन्मदिन सचमुच बहुत ज्यादा दुखद हो चुका था। अब ये लोग काफी ज्यादा हताश गए थे। जूलिया की बेटी यानी कि केसी अब तो हार मानने लगी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा घबरा रही थी और रोने लगती है। अब फिर अचानक से बोट के रडार पर कुछ दिखाई देता है, और जो दिखाई दिया वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आसमान से लगातार मीटर्स गिर रहे थे, यानी कि आग बरस रही थी। सभी लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं एक आग का गोला इन लोगों के ऊपर भी ना गिर जाए। एक तरफ टॉम ने तो बोट चलाना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बोट का इंजन पूरी तरह से ठप हो गया। ये देखकर टॉम को एहसास हुआ कि जो चीजें आसमान से गिर रही है वह मीटर्स नहीं बल्कि सैटेलाइट है, और इसी कारण से पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। सिग्नल न आने पर साबित हो गया कि अब कोई भी मदद नहीं मिल सकती। समुद्र भी तूफान पर था, इसलिए टॉम ने बोट को सील कर दिया और सभी ने अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहन ली, लेकिन ये अंदर से भी सुरक्षित नहीं थे। एक तेज बारीक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी का दिमाग फटने वाला हो।
जूलिया के नाक से खून बहने लगता है और केसिया उल्टी पे उल्टी करे जा रही थी और टॉम के भी दिमाग में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। सभी को चक्कर आने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन्हें होश नहीं रहता। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो पाते हैं कि वो बोट के अंदर है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि बोट एक बहुत ज़्यादा बंजर पहाड़ पर खड़ी है। चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन है, जैसे कि वो किसी रेगिस्तान में आ गए हो, जबकि वो तो सिर्फ एक समुद्र में ही थे। दरअसल पानी समुद्र से गायब हो चुका था क्योंकि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो चुके थे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की जगह पर आ चुके थे। अब सारे देश डूब चुके थे और मेगा फ्लड की चपेट में आकर अधिकांश इंसान मारे जा चुके थे। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जहाँ पर इंसान रहते थे वहाँ पर पानी जा चुका था और पानी की जगह रेगिस्तान बन चुका था। और इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस परिस्थिति में कैसे सरवाइव किया जाए। वो ये सब सोचकर सरवाइव करने लगते हैं। इसके बाद टॉम उन्हें बताता है कि जो भी इंसान सूखी जमीन पर रहते थे वो सारे मारे जा चुके होंगे। ये बात सुनकर केसी को लगता है कि एडम भी मारा गया होगा। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि एडम से वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब जो भी राशन बचा था उसे ही सही तरीके से चलाना पड़ेगा। उसे सही तरीके से चलाने के लिए वो लोग योजना बनाने लगते हैं। अब उनका मेन लक्ष्य यह था कि अगर आसपास और भी लोग बच गए हैं तो उनसे संपर्क करना होगा। टॉम ने रेडियो के जरिए संपर्क किया तो कुछ समय बाद उन्हें एक नाव के कप्तान नाव से संपर्क हुआ। दोस्त आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि नाव यानी कि एक इंसान का नाम है जो कि जिंदा बच गया है। तो नाव ने बताया कि पोल्स रिवर्स हो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि पहले जैसी कंडीशन वापस आ जाए, यानी पानी वापस समुद्र में आ जाएगा। इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके ऊंचाई तक पहुंचने की जरूरत है। नाव से टॉम ने पूछा कि क्या हुआ, मेरे बच्चों को उसके साथ ले सकता है? बस हमारे बच्चों की जान बचा लो, हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे। नाव ने कहा कि उसकी नाव में केवल 3 लोग आ सकते हैं। टॉम ने उसके बच्चों को बचाने के लिए विनती की और फाइनली वो मान गया। अब इनका सफर बहुत मुश्किलों से भरा होगा क्योंकि उन्हें यह पता था कि शायद वे मर भी सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें बच्चों को बचाना है। किसी तरह रात बिताने के बाद सुबह टॉम और जूलिया चलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी टॉम की नजर एक लंगड़ाते हुए सर्वाइवर पर पड़ी जो अपने कुत्ते के साथ उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। टॉम खुशी से उसके पास दौड़ा और पानी की बोतल थमाई, पर पलक झपकते ही वही स्ट्रेंजर बोतल से टॉम पर टूट पड़ा। टॉम ने समझाने की कोशिश की कि हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो इंसान तो पहले से जंगली हो चुका था। टॉम को जमीन पर पटक कर उसने बेरहमी से कुचल डाला। जूलिया ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन आखिर चीखने से क्या हुआ? आखिरकार टॉम तो मारा गया। केसी तो हेडफोन लगाए हुए संगीत में डूबी थी। अब टॉम की लाश के पास खड़ी जूलिया का दिल टूट रहा था। एक ही रात में उसने अपने पति को खो दिया और सारे बच्चों को भी खोने की कगार पर है। अब स्ट्रेंजर की नजर उस पर थी। वो किसी तरह भागकर बोट के अंदर पहुंची, लेकिन स्ट्रेंजर का फेंका हुआ भाला उसके कंधे को चीर गया। खून से लथपथ जूलिया ने अपने बच्चों को बाथरूम में छुपाया और केसी को फ्लेयर गन थमाते हुए बोली कि जान बचानी है तो इसे चलाना पड़ेगा, और खुद वो चाकू लेकर छिप गई। स्ट्रेंजर बोट पर चढ़ा। बोट पर चढ़ते ही उसे खाने की सुगंध आने लगी, जिससे वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ और उसकी तरफ जाने लगा। खाने की तरफ जाते समय उसे कुछ फोटोज नजर आई, जिस फोटो को देखकर उसने परिवार को जानने की कोशिश करी। इसी बीच जूलिया छेद से निकलकर भागी, लेकिन बाहर कुत्ते ने उसे घेर लिया और उस पर हमला करने लगा। लेकिन जूलिया ने चाकू के एक ही वार से कुत्ते को मार डाला, जिस कारण से स्ट्रेंजर का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। बच्चों को बचाने के चक्कर में जूलिया फिर बोट में फंस गई। स्ट्रेंजर ने उसे पकड़ लिया और बेन के इशारे पर केसी ने फ्लेयर गन चलाई। आग की लपटों में स्ट्रेंजर भस्म हो गया, मगर बोट भी चलने लगी। जूलिया ने मैप उठाया और तीनों टॉम की लाश से लिपटकर रोए, लेकिन पीछे मौत फिर छाई थी। लेकिन अभी भी उनका मौत ने पीछा नहीं छोड़ा था। जूलिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बार बार कह रही थी कि हमें साथ में मरना था, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियों ने उसे संभाला। रास्ते में हैमरहेड शार्क, वेल की लाश और प्लास्टिक के ढेर ने उन्हें याद दिलाया कि धरती बर्बाद हो चुकी है। प्यास से बेहाल बेन गंदा पानी पीने लगा, पर जूलिया ने उसे रोका। तपती धूप में तीनों लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिस कारण से जूलिया एक जगह पर रुकती है और चेयर का शेल्टर बनाती है। लेकिन रात में बहुत बड़े खेकड़े अचानक से उनके पास आते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। भागते भागते उन्हें कार्गो शिप दिखाई देता है, जहां पर वो लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन लोग उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। कंटेनर के ऊपर चढ़कर तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं, लेकिन कंटेनर के ऊपर चढ़ते समय जूलिया के पैर पर एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिस कारण से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी।
बेहोश जूलिया को होश आया तो वहाँ पर बच्चे गायब थे। तूफान में शॉटगन लेकर उसने घाव को बारूद से जलाया, जिस कारण से उसे काफी ज्यादा दर्द हुआ। इसके बाद वो रेडियो से नाव का सिग्नल मिलाती है। नाव तक पहुंचने का रास्ता कोई आसान नहीं था। पत्थरों के ढेर ने जूलिया और बच्चों को अलग अलग कर दिया था, लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके आधे से ज्यादा रास्ते को पार कर लेती है। लेकिन तभी बीच में एक मुसीबत आ जाती है और वहाँ पर एक पत्थरों की खाई आ जाती है, जिस कारण से वो तीनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, जिस कारण से जूलिया वहाँ पर अटक जाती है और साथ ही पीछे से बड़े बड़े केकड़े उसके पास आने लगते हैं, जिस कारण से जूलिया अपने बच्चों को भागकर उस नाव में बैठने के लिए बोलती है। उसके दोनों बच्चे भागकर नाव में जाने लगते हैं। वो नाव तक पहुंचकर उस आदमी से मिल लेते हैं और नाव के अंदर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया अपनी शॉट गन से उन क्रिएचर का सामना कर रही थी, लेकिन वो क्रिएचर उसके ऊपर हावी होने वाले थे। लेकिन तभी जूलिया की बेटी केसी ने उसके भाई को नाव के अंदर बैठाला और दौड़ती हुई अपनी माँ की मदद करने के लिए आ गई। वो अपनी माँ को किसी तरह बचाकर वहाँ से निकालती है और उसे भी लाकर नाव में बैठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि उस नाव का कैप्टन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। जूलिया के पीछे काफी सारे क्रिएचर आ गए थे। जूलिया तो उन क्रिएचर से बचकर नाव में बैठ जाती है, लेकिन नाव का कैप्टन उन क्रिएचर का सामना करते करते मारा जाता है। अब किसी तरह वो तीनों लोग नाव के अंदर बैठ चुके थे। इसके कुछ टाइम बाद समुद्र का पानी वहाँ पर वापस आ जाता है। चारों तरफ से नाव के ऊपर तेजी से पानी पड़ने के कारण तीनों लोगों को फिर से उल्टियाँ और सिर दर्द होने लगते हैं और फाइनली वो बेहोश हो जाते हैं। जैसी उनकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि वो समुद्र के तट पर आ चुके हैं, लेकिन साथ ही वहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मानो पूरी दुनिया समाप्त हो गई हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो चुकी थी और सारे इंसान मारे जा चुके थे। बचे थे तो सिर्फ ये तीनों लोग। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इस मूवी के अंदर कुछ शॉकिंग ट्विस्ट हैं। शुरुआत से ही हम लोग टॉम को लीड कैरेक्टर मान रहे थे, लेकिन अचानक उसकी मौत ने दर्शकों को झंझोड़ कर रख दिया। इस मूवी में जलती हुई बोट्स और गिरते हुए सैटेलाइट, जो कि सीजीआई की मदद से बनाए गए, काफी ज्यादा लाजवाब थे। साथ ही वो केकड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर इस मूवी में वो काफी ज्यादा खतरनाक, और लास्ट में उनका अटैक काफी ज्यादा लाजवाब था। साथ ही इस मूवी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा अलग था, जो कि हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।